Hello everyone, welcome to our channel Unfold Biology and I am Abhishek Aryan, your biology mentor. अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग को पढ़ना है और इसमें पहली लेक्चर आ चुकी है और ये सेकंड लेक्चर होने वाली है आपकी। इसमें जो है सो हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे पूरा फोकस रहेगा और जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड कुछ कॉमन चीज़ें थी या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, हमारे अर्थ पे, दैट इज़ फ्रॉम पॉरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक के बीच में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं तो सभी के अंदर कॉमनली क्या क्या एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं, क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम लोग उसको देख चुके थे पहली बार में, पहले लेक्चर में, ठीक है। और आज हमारा पूरा फोकस कहाँ रहने वाला है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो पहले देख लीजिए आप, पिछले लेक्चर में जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था और वो थोड़ा सा इजेशन से डिफरेंट होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन में जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनती है सब्सटेंस, उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं तो हमें उनको बाहर करनी होती है। और इजेशन में सिंपली जो भी हम खाना खाते हैं तो जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है फूड, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर फिर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इजेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया, तो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो आप यूरिन पास करते हो दैट इज योर एक्सक्रीशन और जो स्टूल होता है वो बेसिकली इजेशन होता है, राइट। हाँ, और फिर जो मैंने बताया कि जैसे कि पॉरीफेरा से लेकर के जो कोर्डेटा तक की स्टडी की गई तो उसमें जो है मेजरली 3 प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखने को मिले, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर टॉक्सिक हैं और कहीं ना कहीं उसको निकालना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो उसमें अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है एंड यूरिक एसिड आ जाता है आपके। तो हमने कुछ फॉर्मेशंस के प्रोसेस को देखा था कि अमोनिया जो है सो डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड से बनते हैं, देन यूरिया जो है आपका ऑर्निथिन साइकिल से अमोनिया के बाद यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो यूरिक एसिड है वो न्यूक्लिक एसिड से यूरिक एसिड में बनते हैं, ठीक है। तो बेसिक बेसिक बातें हमारी हो गई थी और उसके बाद हमने ये भी देखा था, है ना, अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में 3 जो डिफरेंसेस हैं मेजरली, ठीक है। तो उसके सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने ये देखा था कि ये तीनों तरह के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं या फिर ऐसे एडेप्टेशन है वो किन किन ऑर्गेनिज्म में कहाँ कहाँ देखी जाती है, तो उसके रिगार्डिंग में हमारी बातचीत हो गई थी और एक बहुत ही अच्छा चार्ट अपने पास आ गया था जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इसी चैप्टर में दी हुई हो, इसमें बहुत सारी बातें जो आपसे आपकी जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में दी गई है तो सब कुछ यहाँ पे एक जगह कन्फाइंड रूप से आपको बता दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमने एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ ली थी। तो आज हमारा पूरा फोकस कहाँ होने वाला है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। बेसिकली ये आपका जो एक सेक्शन है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसी के अंदर हम लोग ये चैप्टर आता है और हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऑब्वियसली ये क्या है, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा आपका ह्यूमन पे, ठीक है। इससे पहले भी हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, दैट इज़ योर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये दोनों के बाद अभी ये तीसरा लेक्चर होने वाला है और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे पूरा आपका फोकस होने वाला है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है एक्सक्रीशन के लिए जो एक एक्सक्रीशन जो एक प्रोसेस है उसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स जो है सो हमारे बॉडी में एक कलेक्टिव रूप से काम करते हैं और फिर वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस उससे फिर हो पाता है, ठीक है। आपको पता है ना बेसिक चीज़, तो जैसे कि सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, तो टिश्यूज़ कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसकी ओरिजिन सेम होती है तो फिर वो ऑर्गन बना लेते हैं एंड डिफरेंट ऑर्गन जो है सो फिर मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये जब भी आप सिस्टम के अंदर आ जाते हो, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम हो रहा है ना, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने ही हैं, ठीक है। आप कोई भी सिस्टम उठा के देख लो, डाइजेशन उठा के देख लो, रेस्पिरेशन उठा के देख लो, सर्कुलेशन उठा के देख लो, तो एक से ज़्यादा ऑर्गन्स तो इन्वॉल्व होते ही है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इसी तरीके से अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इसमें बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं और फिर बनता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम जो है सो पॉइंट इंडिकेट करते हुए भी पढ़ेंगे। आपके सामने ये जो है सो मेरी ही पढ़ी हुई नोट्स है, ठीक है, और इसी को मैं लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हुई है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से जाके अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। जहाँ जहाँ जो मुझे लिखने की ज़रूरत होती है मैं लिख देता हूँ, जहाँ कुछ फ़ोटोज़ लगाने होते हैं मैं फ़ोटोज़ लगा देता हूँ और जो मेरे नोट्स पुराने हैं
जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ, जो रेफरेंस है मेरे लिए, तो वहीं आपके सामने फिर मैं अटैच भी कर देता हूँ। तो थोड़ा सा इससे ये होता है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ने को मिल जाता है। और अगर मैं खुद से लिखूँगा, है ना, तो उस लिखने में भी टाइम लग जाता है, तो थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत ही स्मूथली इसको समझ पाएंगे। ठीक है, गेन कर पाएंगे, राइट। तो देखो इसमें क्या लिखा है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ो, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच कंबाइंडली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स तो होते ही हैं और वो कंबाइंडली परफॉर्म करेंगे एक्शंस, है ना, वो भी जो भी फंक्शन आप कर रहे हो पर्टिकुलर, तो वो सब कुछ मिलके एक जो सिस्टमेटिक वे में होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो चीज़ें चलती है। ठीक है, अब ह्यूमंस के अंदर जो है सो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं मेजरली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, एक पेयर तो किडनी होता है, आपको सबको पता है। अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं तो सबसे पहला जो ऑर्गन आप सभी को दिमाग में, आप सभी के दिमाग में आएगा, दैट इज योर किडनी। ठीक है, तो किडनी है ही एक्सक्रीशन के लिए। ओके, और उसके बाद क्या आ जाता है आपका, हाँ, किडनी एक पेयर में होते हैं। ठीक है, किडनी कैसी होती है, एक पेयर में होती है, तभी तो कहते हैं किडनी बेच दो, एक किडनी दे दो। और कभी आपने सुना भी होगा, कोई कोई ऐसा होता है जो किडनी डोनेट करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, तो कभी कभी एक किडनी पे भी लोग सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो किडनी जो है सो आपकी पेयर फॉर्म में होती है, ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों आपकी क्या है, किडनी है। ठीक है, सो किडनी हो गई। एंड वन पेयर क्या होता है आपका, यूरेटर होता है। तो यूरेटर जो है सो बेसिकली किडनी से यूरिन को उठा करके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करता है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज यूरेटर। और सभी जितने भी ऑर्गन्स आप देख रहे हो ना, सभी की डिटेल्ड स्टडी हमें करनी है आगे फर्दर। ठीक है, अभी बस आप नाम सुन लो। तो एक पेयर किडनी हो गया, एक पेयर यूरेटर हो गया, एक यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है और एक यूरेथ्रा हो जाता है। देखो ये किडनी है, दोनों दोनों किडनी से यूरिन कलेक्ट करने के लिए दो यूरेटर तो होंगे ही, दैट्स वाई वन पेयर यूरेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, वन पेयर किडनी इज रिक्वायर्ड। एंड देन ये दोनों यूरेटर जो है आपस में मिल करके एक जगह खुलते हैं, दैट इज योर यूरिनरी ब्लैडर। ओके, और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकल के आती है, दैट इज योर यूरेटर। ठीक है, यहाँ से फिर फाइनली यूरेथ्रा के होते हुए बाहर निकल जाती है। तो ये आपका सिस्टम है पूरा, है ना, ये अरेंजमेंट है। आइए इस अरेंजमेंट के अंदर जो है सो और भी कुछ कुछ नाम है जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कि सबसे पहले तो आप ये सोचो कि जो भी यूरिन हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, तो यूरिन आ कहाँ से रहा है हमारे बॉडी के अंदर। तो आपको पता है, खाना खाया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद ब्लड जो है सो वहाँ से एब्जॉर्ब करके सारे न्यूट्रिशंस ले जाता है, फिर ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती हैं सारी चीज़ों की। ठीक है, तो इसमें यूरिन आ कहाँ से गया, यूरिन बना कहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके ब्लड है ना, ब्लड के अंदर ही यूरिया की अगर अभी देख लो, आप ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अपन क्या है, यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक मीन्स व्हाट, यूरियोटेलिक मीन्स वी एक्सक्रीट यूरिया, राइट, वी एक्सक्रीट यूरिया। तो हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की अमाउंट होती है और इस यूरिया को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यूरिया निकलेगा कैसे, तो इसी के फिल्ट्रेशन की एक मेथड होती है, दैट इज योर एक्सक्रीट सिस्टम। ठीक है, और एक्सक्रीशन। तो देखो ये सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि ब्लड से ही हम यूरिन को फिल्टर करेंगे। ब्लड के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना यार, तो यूरिया को हमको निकाल लेना है, क्योंकि यूरिया को हम ब्लड में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो यूरिया निकालना है, तो उस ब्लड को पहले तो किडनी तक आने देंगे, फिर उसमें से निकालेंगे। तो यही चीज़ है। देखो आपको पता है ना, ऑर्टा क्या होता है, ऑर्टा और ऑर्टा बोलो या आर्टरी बोलो, आर्टरी और वेन के अंदर जो मेजर डिफरेंस होंगे वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि देखो आर्टरी क्या होता है कि हार्ट से लेकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में वो ट्रैवल कराती है, पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया, आपका आर्टरी का हो गया। और जो बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है, वहाँ से दोबारा से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होती है उसको लेकर के दोबारा से हार्ट में कौन आता है लेकर के, वेन लेकर आता है। तो वेन कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी के लिए हमने क्या कहा कि ये हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जाती है, राइट, हार्ट से कहाँ जाती है, पूरी बॉडी के अंदर जाती है ब्लड लेके। तो ब्लड लेके जो किडनी के पास जो आर्टरी आएगी ना, ब्लड लेके जो किडनी के पास आर्टरी आएगी, तो उसको हम क्या कह देंगे, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। समझ आई आपको रीनल आर्टरी क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो ये जो रेड वाली है ना आपकी, वो रीनल आर्टरी है। ठीक है, तो ये पहले तो डॉर्सल अरोटा। अब डॉर्सल अरोटा क्या होता है कि देखो अरोटा, अरोटा से ही जब आप हार्ट से लीव करती है ना कोई भी आर्टरी, जो पहली आर्टरी होती है जो हार्ट से लीव करती है, हार्ट से निकलती है,
तो उस समय एक आगे से निकलती है, एक पीछे से निकलती है। तो हमारा जो किडनी है ना, उसके लिए डोर्सल अरोटा जो है सो ब्लड लेके जाती है, ठीक है। तो डोर्सल अरोटा से क्या होता है कि ये फिर फर्दर आर्टरी में बाइफरकेट हो जाते हैं, और इसी आर्टरी को क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। और ये जो आर्टरी है वो किडनी के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ तक क्लियर सबको, है ना। ये देखो, ये जो है डोर्सल अओर्टा, है ना, इसके अंदर क्या है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो ब्लड है उसको किसको देना है, किडनी को देना है। तो ये यहाँ से आया, और ऐसे फिर दोबारा से दो किडनी है, तो दो रीनल आर्टरी में बंट गया, और ये रीनल आर्टरी कहाँ खुलेगी, किडनी के अंदर चली जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से ब्लड दे गया वो। अब इसके अंदर कुछ कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं इन किडनी के अंदर, जो ये क्या करता है, बाकी सब कुछ वापस कर देता है, बस यहाँ से वो यूरिया को फिल्टर कर लेता है। क्या कर लेता है, यहाँ से यूरिया को फिल्टर कर लेता है कि यूरिया तुम मुझे दे दो, बाकी ब्लड वापस तुम ले जाओ। तो बाकी ब्लड को फिर वापस किससे करेगा, तो वापस ले जाने वाला ब्लड कौन होता है, किसी भी ऑर्गन से जो ब्लड आप दे चुके थे उस ब्लड, और जो ब्लड आप दे चुके थे उस ब्लड को वापस फिर से हार्ट तक ले जाना है। तो ये काम कौन करता था, वेन करता था, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता था, ऑर्गन टू हार्ट, दैट इज योर वेन। तो वेन क्या करेगा, उससे जो फिल्टर्ड ब्लड है, जिस ब्लड से हमने यूरिया हटा लिया था, और वो फिल्टर्ड ब्लड को वापस से हार्ट की तरफ ले जाएगा। तो ये काम कौन करेगा, ये काम आपका करेगा रीनल वेन, ठीक है। तो रीनल वर्ड क्यों देते हैं, रीनल कभी भी वर्ड आया ना, दैट मीन्स रिलेटेड टू किडनी। बायोलॉजिकली जो है सो किसी किसी ऑर्गन्स के लिए कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, टर्म्स होते हैं। तो जैसे कि क्यूटेनियस वर्ड होता है स्किन के लिए, जैसे कि हेपेटिक वर्ड होता है लिवर के लिए। तो इसी तरीके से रीनल वर्ड जब भी आपको देखने को मिले, तो आप समझ जाना कि दैट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू व्हाट, किडनी। क्लियर है यहाँ तक। तो रीनल मीन्स किडनी। तो रीनल जो किडनी तक आर्टरी आ रही थी तो रीनल आर्टरी कह दिया, और जो किडनी से वेन जा रही थी दैट इज योर रीनल वेन। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया ऑर्टा, हो गया ये हो गया ये हो गया। अब देखो, हाँ, इन्फीरियर वेना केवा, तो बस यही है, ये जो वेना केवा है ना, तो जैसे कि ये एक एक था, और यहाँ से बाइफरकेट होकर के दो निकल रहे थे दोनों के लिए। उसी तरीके से जब वापसी का समय आएगा, तो ये दोनों जो है रीनल वेन वापस से चले जाएंगे कहाँ, इन्फीरियर वेना केवा में। इन्फीरियर वेना केवा वो होती है जो नीचे वाले पोर्शन को, जैसे कि आपकी जो किडनी है ना, वो एकदम कमर के पास में, दैट इज योर हिप रीजन में, है ना, या फिर लोअर एब्डोमेन को हो आप, ठीक है। लोअर एब्डोमेन रीजन में क्या होती है, आपकी किडनी सिचुएटेड है, और आपकी हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, अपर थोरेसिक में, ठीक है। तो थोरेसिक से लेकर के एब्डोमिनल तक का जो सफ़र होता है वो नीचे की तरफ होता है ना। तो नीचे के लिए वर्ड यूज होता है यहाँ पे इन्फीरियर, ठीक है। तो इन्फीरियर वेना केवा जो होता है, जितने भी नीचे वाले ऑर्गन्स है वहाँ से ब्लड को इकट्ठा करके वो हार्ट को ले जाती है, ठीक है। तो दैट्स वाई इन्फीरियर वेना केवा। तो जैसे कि ये ऑर्टा था ना, वैसे ही वेना केवा हो जाएगा। तो ये एक मेजर ट्यूब होते हैं, और इनमें जो है सो बाकी जैसे किडनी से कलेक्ट होकर के, जैसे पाइपलाइन नहीं होती है कि दो जगह से कलेक्ट होकर के एक मेजर जो पाइप होती है उसमें चला जाता है, तो इसी तरीके की चीज़ है। तो वापस से जो ब्लड फिल्टर्ड हो गए, उस ब्लड को फिर से ये हार्ट तक कौन ले जाएगा, रीनल वेन के थ्रू होते हुए इन्फीरियर वेना केवा, फिर वो अपना जो है हार्ट को दे देगा ये ब्लड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। तो देखो, आपने डॉर्सल ऑर्टा, रीनल आर्टरी पढ़ लिया, है ना, रीनल वेन पढ़ लिया, और वेना केवा पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो किडनी है ना, किडनी की जो शेप होती है उसको कहते हैं बिन शेप्ड, एकदम राजमा की शेप की होती है। ये एकदम रेडिश ब्राउन टाइप की इसकी कलर होती है, और बिन शेप्ड होती है। आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा ये राजमा के आकार का, ठीक है। तो इसकी जो इनर साइड होती है ना, वो कनकेव होती है। आपको याद है ना कनकेव क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये साइड जो होगी आपकी, ये कनकेव होगी, ठीक है। और इसकी मैं बात करूँ, ये ऊपर वाली साइड की, है ना, ये जो बाहर की तरफ जो उठी हुई है, दैट इज योर कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कहते हैं कि कॉनकेव वाला जो पोर्शन है वो ये क्या है, प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल होता है मतलब पास, ठीक है, और डिस्टल मतलब होता है दूर। तो अगर आप किडनी के अंदर से जाके देखो, तो अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका कॉनकेव हो जाएगा। तो इसी को अंदर वाले पार्ट को पास बोलते हैं, दैट इज अ प्रॉक्सिमल, ठीक है। और डिस्टल मतलब दूर, ऐसे याद रखो आप। पी से पास तो प्रॉक्सिमल, डी से दूर तो डिस्टल, ठीक है। तो दूर वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये देख रहे हो, उठा हुआ है, ठीक है। तो जो उठा वाला पोर्शन है दैट इज योर कॉन्वेक्स शेप, और जो अंदर वाली धंसी हुई है दैट इज योर कॉनकेव शेप, ठीक है। तो कॉनकेव प्रॉक्सिमल साइड होते हैं, और कन्वेक्स क्या होते हैं, आपके डिस्टल साइड होते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये किडनी है आपकी सिचुएटेड, ठीक है। अब और देखिए इसमें क्या क्या रह गया। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, दैट इज योर एड्रिनल ग्लैंड।
एड्रिनल ग्लैंड आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जितने भी आपके इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन वगैरह, ये सब कहाँ से रिलीज होती है, एड्रिनल ग्लैंड से होती है, ठीक है। बाकी एड्रिनल ग्लैंड अपन अब सिलेबस में पढ़ेंगे आगे, है ना, एंडोक्राइन वाले चैप्टर में, तो प्रॉपर इसकी पढ़ाई होनी बाकी है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड, बट ये सिचुएटेड कहाँ होती है, जो कि अभी हम किडनी के अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो देख ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किडनी के ऊपर जो है ना से एक ग्लैंड होती है, दैट इज़ योर, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है दैट इज़ योर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो दोनों किडनी के ऊपर दो ग्लैंड पाई जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल को और क्या नाम दे दिया, सुप्रारीनल। क्यों, देखो सुप्रा में से होता है सुपरफिशियल टाइप का, मतलब ऊपर, ठीक है। तो सुप्रा रीनल ग्लैंड मतलब रीनल के ऊपर, रीनल से आपको क्या पता, किडनी पता, ठीक है। तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी जो है ना इनर स्ट्रक्चर देखेंगे तो और किडनी को अच्छे से देखेंगे। अभी अपन बाहर से देख रहे हैं कि ये सिस्टम जो है सो ऐसी होती है, ऐसे दिखती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आउटर व्यू है आपका, है ना। अब देखो ये दोनों किडनी से फिर से यूरिन लेकर के कौन आ जाएगा, यूरेटर, और ये यूरेटर दोनों जो है खुल जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और ये ब्लैडर से फिर यूरेटर में, हाँ, और यूरेटर से यूरेद्रा होते हुए ये बाहर चला जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़े, ओके जी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, बात तो नहीं कर पाओगे अभी, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूँगा उसको, ठीक है। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, ठीक, चलो, अपना कंटेंट किधर है, राइट साइड में, ठीक है। सुविधा के अनुसार जिससे भी मेरा भी काम चल जाए और आप भी बहुत अच्छे से समझ जाओ, तो इसीलिए मैंने अपने कॉपी की चीज़ें जो है सो लेके आया हूँ, ठीक है। मेरे पास इतने संसाधन नहीं कि मैं इसको सारे अच्छे तरीके से टाइप कराऊँ, या तो फिर मेरे को लिखने पड़ जाएंगे, है ना। तो मेरे को लगा कि चलो अटैच कर देते, जहाँ जो चीज़ें फ्रेश है ना, आप डायरेक्ट समझ सकते हो, वहाँ मैं ऐसा करूँगा, और जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बना भी दूंगा, लिखूंगा भी, ठीक है, आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो किडनी की कुछ जो जो अपीयरेंस होती है उसके रिगार्डिंग बातें आपकी, तो शेप क्या होती है, बिन शेप, मैंने आपको बताया राजमा के शेप की होती है। इसकी जो साइज होती है ना वो इसमें लेंथ हो गई आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ हो गई 5 से 7 सेंटीमीटर जो इसकी चौड़ाई होती है, और जो इसकी मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है, वो आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, और अगर आप कलर लिखना चाहो तो कलर लिख लो, बिन शेप, और इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगी आपको क्या बोलते हैं उसको, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन शेप की होती है। और ये आपको तो समझो ना, राजमा की कलर भी तो आपने देखी होगी, तो सब कुछ राजमा जैसा ही है, रेडिश रेडिश ब्राउन कलर की होती है, देख लेंगे एनसीईआरटी में शायद देखी होगी, ठीक है। लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। ये थोड़ी सी वैरी करती है, एक तो मेल फीमेल भी वैरी करती है, वहाँ की हाइट वेट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। वेट क्या होती है किडनी की, एक किडनी को अगर आप मेज़र करोगे तो 120 से 170 ग्राम के अराउंड इसकी वेट होती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इसमें जो ये क्या होगी, ये राइट वाली किडनी है, ठीक है, आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, बट ये कौन सी है, राइट वाली किडनी, जो मैंने आपको हर्ट पढ़ाया था उसमें बताया था। तो ये जो राइट किडनी है ना, ये थोड़ी सी नीचे होती है और ये थोड़ी सी ऊपर होते हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी ये, और ये थोड़ी सी झुकी हुई, ये नीचे रहती है। तो इसका क्या रीज़न होता है, यहाँ पे आपका लीवर प्रेजेंट होता है, आपका यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीवर प्रेजेंट होता है। तो लीवर को एडजस्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा झुका दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी बनावट है शरीर की, तो उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हार्ट भी हमने देखा था ना थोड़ा सा झुका हुआ, क्योंकि वहाँ नीचे में क्या था, कुछ तो था, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ी सी हार्ट की भी एक साइड झुकी हुई थी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपकी। हाँ, अब देखो इसकी लोकेशन क्या होती है, तो लोकेशन जो है ना, अपन किसी भी ऑर्गन की लोकेशन जो है सो आप आपके बोन के हिसाब से आप तय करते हो, ठीक है। पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम है, सबको याद है, सबको पता है ये बात, वर्टिब्रल कॉलम है। तो उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है सो आपके 24 बोन्स होते हैं, ठीक है। 7 थोरेसिक, 12 आपके सॉरी 7 सर्वाइकल, हाँ,
और फिर 12 थोरेसिक और 5 लंबर होते हैं, तो कितना हो गया 12 5 17 और 7 24 हो गया ना। हाँ ठीक है। तो देखो, तो अभी जो है सो किसी भी ऑर्गन की आप लोकेशन देखो ना, तो आप मेजरली इसी बात से डिसाइड करते हो कि ये जो है सो कहाँ सिचुएटेड होगा। तो जैसे कि शुरुआत होती है आपकी यहाँ से, ठीक है, जो पहली वर्टेब्रा होती है वहाँ यहाँ से फिर वो नीचे कमर तक जाती है, ठीक है। तो ये 24 आपके वर्टेब्रा होते हैं, ठीक है। और उसमें जो है सो किडनी की लोकेशन उसी हिसाब से देखते हैं कि देखो जहाँ पर आपका थोरेसिक, आपका 12 नंबर का थोरेसिक बोन होगा, 12 नंबर का थोरेसिक वर्टेब्रा होगा, ठीक है, 12 नंबर का थोरेसिक वर्टेब्रा होगा। और 12 एकदम लास्ट भी होता है, 7 ऊपर से ऐसे देख लो, जैसे कि ये पूरा वर्टेब्रा है, ठीक है, ये पूरा वर्टेब्रा है। तो मैं कह लूँ कि यहाँ तक में 7 सर्वाइकल हो गए, ठीक है, और यहाँ तक में क्या हो गया 12 थोरेसिक हो गए, और यहाँ तक में क्या हो गया 5 लंबर हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किडनी की जो सिचुएशन होती है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसमें आप कह लो कि 12वां नंबर का थोरेसिक, जैसे कि मैं इसमें 12 बना दूँ, और ये सपोज कि ये क्या है आपका 12th नंबर है, 12th क्या है थोरेसिक वर्टेब्रा है। तो ये 12th थोरेसिक और थर्ड लंबर, अब लंबर यहाँ से शुरू हो जाएगा, एक सॉरी इसको 12th कह रहे थे, हाँ 1 2 3, ये हो गया आपका क्या थर्ड लंबर, ठीक है। जब आप अगर किसी को नहीं आता हो ये सब चीज़ें, तो डोंट वरी यार, उसको जो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें हम पूरा हड्डी को एक एक करके आपको जितने भी हड्डियाँ होती है सब आपको याद करा दूंगा मैं, ठीक है, हर एक चीज़ वहाँ क्लियर कट समझ लेंगे। तो बस अभी के लिए क्या रेफरेंस देना होता है ना, कि अभी आप जैसे कि कोई पूछेगा आपका घर कहाँ है, तो आप बताओगे ना कि यार ऐसी जगह है ना, ये होती है। थोड़ा सा आप उसको डिटेलिंग करोगे ना, एक्सप्लेन करोगे ना पहले, तो आप हाँ, अगर कोऑर्डिनेट्स कैसे होती है, कोऑर्डिनेट्स होती है ना कि इतना डिग्री ना हो, तो हालांकि वो थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाएगा। सीधा समझो ना, आप बताते हो ब्लॉक कहाँ है, आपकी पोस्ट कहाँ है, विलेज का नाम क्या है, टाउन का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, सब कुछ बताते हो ना, तो एक वो आपकी जो है सो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है ना। तो ये एक तरीका होता है किसी भी ऑर्गन को लोकेट करने का, कि आप देख लो कि ये आपके यहाँ से लेकर के 24 आपके पीछे वर्टेब्रल बोन्स हैं, और उस वर्टेब्रल बोन्स में आप किस नंबर पे किसके अराउंड आते हो, ठीक है। तो 12 थोरेसिक और थर्ड नंबर के बीच में आपका क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए। और किडनी कहाँ होती है, पीछे की तरफ होती है, जैसे कि ये फ्रंट एरिया दिख रहा है ना आपको, और ये बैक साइड जो आपके पीछे है ना, तो पीछे की तरफ यहाँ कमर के पास होती है, ठीक है, कमर के पास होती है, ठीक है। जब आपको किडनी में ऑपरेशंस भी होते हैं ना, तो पीछे की तरफ ही वो कट लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। अभी मैं इसको बताता हूँ थोड़ा ढंग से, मैं इसको मिटा लूँ एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई ना। अब जैसे इसके अराउंड आप कोई भी चीज़ मान लो, आप ये दिखाना चाहोगे कि हर्ट कहाँ है, तो हर्ट कुछ इसके अराउंड होगी, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, हर्ट थोरेसिक कैविटी में होगी, है ना, लंग्स इसी के अराउंड होंगी, है ना। तो यही चीज़ है। अब किडनी आपका यहाँ, पेट कहाँ है, यहाँ है। तो इस तरीके से ये एक आपकी सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, और इसी के अराउंड आप बताओगे कि भैया इस लोकेशन पे चले जाओ तो आपको ये मिल जाएगा, इस लोकेशन पे के आसपास ये मिल जाएगा। तो बस ये यही है, ऑर्डरली आपको एक जो है सो दिमाग में रखने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। लोकेशन याद रखने के लिए इसका रेफरेंस लिया जाता है। देखो अब क्या है, ये बातें समझ होगी, इसको लोकेशन याद रखना है एकदम लास्ट थोरेसिक या फिर 12th थोरेसिक, क्योंकि 12th नंबर 12 ही क्या होते हैं, थोरेसिक वर्टेब्रा होते हैं, तो 12th नंबर को ही लास्ट बोलेंगे ना, दैट्स वाई इट्स 12th थोरेसिक और थर्ड नंबर। और इसको अगर मैं ट्रिक दे दूँ एक आपको, तो आपको ऐसे याद रखना, एल टी एल टी एल टी एल टी एल टी एल टी से क्या मतलब हो गया, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड नंबर, ऐसे, ठीक है। दिस वन इज, एक सेकेंड, लास्ट थोरेसिक और ये थर्ड और ये लंबर, ठीक है, लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर। तो एल टी करके आप उसको ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ा। अब देखो, अब जैसे कि अभी आपने देखा कि इसकी पोजीशन एग्जैक्टली है कहाँ, लेकिन पूरी बॉडी के हिसाब से इसको एक नाम दिया गया है, दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल। तो रेट्रोपेरिटोनियल क्या होता है, इस बात को समझने के लिए अपन जो है सो एक डायग्राम का
हेल्प लेंगे और समझेंगे कि रेट्रोपेरिटोनियम क्या होती है। देखो, जैसे कि ये आपकी बॉडी है ना, जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ कि इसको यहाँ से लेकर के पीछे तक ऐसे एक राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं कि मेरी बॉडी जो है सो इस डायमेंशन में है ऐसे करके, और इसमें मेरी बॉडी है। तो ये फ्रंट वाली चीज़ हो जाएगी और ये पीछे वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसको अगर आप ऐसे काटो मतलब ऐसे ट्रांसवर्सली काटो, ट्रांसवर्सली कट करो। आपको याद होगा जो आपने टिश्यूज़ वगैरह पढ़े होंगे किसके, ये यार एनाटॉमी में, एनाटॉमी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी के बाद जो एनाटॉमी आती है तो उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं ना, जैसे कि आपको पूछेगा डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर है ना, फिर डाइकोट स्टेम का, डाइकोट लीव्स का, तो वो क्या करते हैं ट्रांसवर्सली काटते हैं। जैसे कि प्याज है, प्याज को आपने ऐसे काटा ना, है ना, तो इसकी जितने भी लेयर्स होती हैं तो उसके अराउंड आपको सब कुछ देखनी होती है कि ये बीच वाला सेंटर हो गया, फिर ये पीछे वाला साइड, ये आगे वाला साइड, तो कहाँ क्या है, तो उस अकॉर्डिंग इसको जो है सो अपन हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक ये जैसे कि ये पूरी बॉडी है, तो इसको मान लेते हैं ट्रांसवर्स कर दिया हमने, ठीक है, इसको ऐसे ट्रांसवर्सली कट कर दिया, तो आपको दिखेगा कि बीच में जो है एकदम बीच में मान लो ये क्या है आपकी, ये क्या है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अपना बॉडी है, ठीक है। इसको अपन ने बीच से ऐसे कैसे ऐसे करके काटा, तो देखा गया कि ये आपका फ्रंट वाला जिधर पेट होती है ना, जैसे चेस्ट होती है, पेट होती है, तो ये वाला साइड को क्या कह दिया, वेंट्रल बॉडी कह दिया, और पीछे वाले साइड को क्या कह दिया, डॉर्सल बॉडी, ठीक है। ये वेंट्रल बॉडी, ये डॉर्सल, डॉर्सल मतलब आपको पता है क्या है कि पीछे होता है, और वेंट्रल मतलब आगे होता है, ये जिसको नहीं पता हो ध्यान रख लेना। तो इस तरफ तो पेट वेट होगा आपका, मैं तभी से कह रहा हूँ कि किडनी पीछे की तरफ होती है, कमर की तरफ यूँ ऐसे पीछे की तरफ होती है, ठीक है, ऐसे होते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हो गई, तो ये कहाँ वेंट्रल साइड ही तो किडनी होगा ना, तो यही चीज़ है। अब देखो होता क्या है, सबसे बीच में जो है आपका एलिमेंट्री कनाल है अंदर जो है, जैसे कि इसोफेगस हो करके ऐसे करके जितने भी एलिमेंट्री कनाल आपका बीच में हो गया, ठीक है। उसके अराउंड एक स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, ये इसको जो है सो कवर करती है ना, एक लेयर होती है टिश्यू की, है ना, ये सारे स्क्वामस एपिथेलियम के लेयर्स हैं। तो विसरल पेरिटोनियम हो गया आपका, उसके बाद बीच में जो है सो ये एक स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस भी इसको बोलते हैं, या फिर आप सीलोम कह लो। सीलोम आप पढ़ेंगे जब एनिमल किंगडम पढ़ाया जाएगा ना, तो उसमें पूरी चीज़ें बताई जाएगी कि सीलोम के बेसिस पे कुछ एसिलोमेट्स होते हैं, कुछ सिलोमेट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म, कुछ सीडोसिलोमेट्स होते हैं। तो इसी के अंदर सारे ऑर्गन्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है, इसी के अंदर सारे ऑर्गन्स आपके पाए जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से अगर जैसे कि मैं बात करूं कि पेट कहाँ, तो पेट इसके बीच में होगा कुछ, और ये आगे की तरफ होगा, पेट यहाँ नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये क्या है, यहाँ से पीछे वाला पार्ट डॉर्सल और यहाँ से आगे वाला पार्ट वेंट्रल, ठीक है। तो किडनी की लोकेशन बेसिकली हमें यहाँ पढ़नी है। तो ये देख लो कि ये एक मोटा मोटा डायग्राम है कि जो बाहर की लाइनिंग होती है उसको वेंट्रल बॉडी बोलते हैं, वेंट्रल बॉडी के अंदर एक लाइनिंग होती है एपिथेलियम की, उसको पेराइटल पेरिटोनियम कह दिया। और जो आपकी गट है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके जो ऊपर वाला लेयर है दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम। तो विसरल और पेराइटल के बीच में आपके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर जो आगे हो जाएगा उसको वेंट्रल कह देंगे, जो पीछे हो जाएगा उसको क्या कह देंगे, जो पीछे हो जाएगा उसको डॉर्सल कह देंगे। तो बट किडनी के साथ ही है ना, किडनी जो है सो इस बीच में नहीं है, इस बीच में नहीं है, किडनी जो है सो पेरिटोनियम के पीछे है, पेरिटोनियम के पीछे। आप बात समझने की कोशिश करो, ये आपका जो पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम है, इसके बीच में सारे ऑर्गन्स होने चाहिए। बट किडनी क्या है, किडनी क्या है, ये इसके पीछे है, मतलब इस लेयर के अंदर नहीं है, बट इसके अंदर तो है ना, वेंट्रल बॉडी के अंदर है, लेकिन पेराइटल पेरिटोनियम से बाहर है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, रेट्रो पेरिटोनियल। और रेट्रो वर्ड मीन्स आपको याद होगा, पता होगा कि रेट्रो मतलब होता है पीछे की तरफ, और कह दिया पेरिटोनियल से रेट्रो मतलब पेरिटोनियम के पीछे, ठीक है। तो किडनी की लोकेशन क्या होती है आपको, रेट्रो पेरिटोनियल होती है, मतलब पेरिटोनियल से पीछे होती है। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है, बस इसको ये रेट्रो पेरिटोनियल समझाने के लिए ये चीज़ें आपको ऐसे मैं बताया हूँ, ठीक है ना। और किडनी जो है कभी भी ये इन दोनों के बीच में नहीं होगी, होना चाहिए था ऑर्गन्स को इसी बीच में, बट किडनी के साथ ऐसा होता है, ये पीछे चली जाती है, ठीक है। क्या, तो इसको रेट्रो पेरिटोनियल कह देंगे। तो इसलिए इसमें जो है सो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ रहा था ना वहाँ हिंदी मीडियम के भी बच्चे थे, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे थे, तो ये कंप्लीट इंग्लिश में नोट्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, तो रेट्रो पेरिटोनियल ये एब्डोमिनल कैविटी में डॉर्सल इनर वॉल के पास प्रेजेंट होते हैं। तो सही बात है, डॉर्सल इनर वॉल ये हो गया, ठीक है, डॉर्सल बॉडी वॉल। और ये एब्डोमिनल, हाँ आप कैविटी कैसे डिसाइड करते हो, अब यहीं जो है सो ये पूरी पाइप जैसी है ना ऐसे करके, ठीक है,
तो यहाँ अगर ये जिस रीजन पे आपने कट लगाया और आपको किडनी दिख गया, इसका मतलब आपने कट कहाँ लगाया, एब्डोमिनल रीजन में। देखो यहाँ तक छाती है ना, तो इसको क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ पे आपका जो डायफ्राम खत्म होता है, ये रिबकेज खत्म होते हैं, दैट इज योर थोरासिक कैविटी। और जहाँ से पेट वेट सब आने लग जाता है ना, तो उसके अंदर उसको आप क्या बोलते हैं, नीचे वाले रीजन को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, है ना। और ये जो है सो आपकी लोअर एब्डोमिनल में अवस्थित होती है, ठीक है। लोअर एब्डोमिनल मतलब कमर के पास, ठीक है। तो ये लोअर एब्डोमिनल में होती है और पीछे की तरफ होती है, तो डॉर्सल इनर वॉल के पास होते हैं। तो बस इसी चीज़ को मैं तभी से समझा रहा हूँ कि किडनी पीछे होती है, बताना मैं ये चाह रहा हूँ। जैसे कि ये मैं कैसे बताऊँ, ठीक है। जैसे ये होती है, तो यहाँ यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ पे किडनी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे किडनी, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है भाई, तो आगे बढ़े क्या यहाँ से, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो गया इसका। बस आपको ये सबसे कोई माने मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। इस सबसे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये वर्ड याद रखना। हालांकि मेरे को नहीं लगता एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। खैर चलो, तो अब किडनी की बात करते हैं। अब हम कहाँ जाते हैं, ये सारी लोकेशंस हमने उसके दाएं बाएं की सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम प्योरली इसकी बात करेंगे, किडनी की बात करेंगे। देखिए किडनी के बारे में क्या लिखी हुई है। किडनी जो है, इसमें आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला, तो मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा, ठीक है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज नॉच कॉल्ड अ हाइलम, ठीक है। वो डायग्राम देखेंगे तो आपको हाइलम सब समझ आ जाएगा। एक सेकंड यार, अभी जो है ना किडनी की मैंने स्ट्रक्चर पे आते हैं, तभी मैं ये सारे पॉइंट्स ये बता दूंगा। इससे अलावे क्या क्या होते हैं किडनी के अलावा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यू, क्या लिखा है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और ये तो यूरेथ्रा हो गया, मतलब इसे यूरेटर पढ़ रहा था क्या। ये यूरेथ्रा होगा, मैं देख लेता हूँ तो। यूरेटर तो ये हो गया, ठीक है, ये यूरेथ्रा होगा, सॉरी, ठीक है। दिस इज वन इज यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ तो यूरेथ्रा लिखा है, सही बात। दिस इज योर यूरेथ्रा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो अभी किडनी पे आते हैं, पहले इसके आगे पीछे की चीज़ें समझ लेते हैं। देखो, तो यूरेटर की बात करी जाए, तो यूरेटर क्या होता है, आपका वन पेयर होता है, ठीक है। डायग्राम आपने देख लिया ना ये वाला, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। तो देखो, ये यूरेटर जो है सो वन पेयर होती है ऑब्वियसली, जब तो किडनी है तो दो यूरेटर भी होनी चाहिए, तभी तो वहाँ से कलेक्ट करेगा यूरिन, ठीक है। और ये भी रेट्रोपेरिटोनल होती है, जहाँ किडनी वहीं तो ये भी होगा। इसका काम क्या है, ये कोई काम का रहता क्या बिना किडनी के, नहीं ना। तो किडनी के हिसाब से इसकी स्ट्रक्चर भी होगी, ठीक है। तो जहाँ किडनी वहाँ यूरेटर, यूरेटर भी क्या हो गया आपकी, रेट्रोपेरिटोनल हो गया। इट ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर ऑब्लिकली, ऑब्लिकली में थोड़ा सा तिरछा होकर के, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ओपन होती है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आया, और ये ऑब्लिकली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो जाते हैं दोनों। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तभी से तो मैं यही कह रहा हूँ। अब देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आपका ब्लैडर है एक, ठीक है, ये स्टोर हाउस होता है इसका, यूरिन का। तो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स व्हिच इज नोन एज अ डिटर्सन मसल हैव स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरोथेलियम भी होता है इसको। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर तो एक सबसे पहले जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है स्मूथ मसल्स की कवरिंग होती है ना, स्मूथ मसल्स का बना हुआ ये एक। और इसमें देखो ना, इसमें तो नहीं लिखा होगा, इसी में लिखेगा बस, ठीक है। दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ यूरिन स्टोर होते हैं। अब इसकी एनाटॉमी पे आते हैं। इसकी जो बनावट है ना, वो स्मूथ मसल से बनी हुई है, ठीक है। स्मूथ मसल से बने होने से वो क्या हो जाता है, उसको डिटर्सल मसल भी बोलते हैं। और इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, जब आप टिश्यूज पढ़ेंगे ना, तो वहाँ एक यूरोथेलियम आपको या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ाया जाएगा। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर स्ट्रेच करने की एबिलिटी होती है ना। आपको, आप सभी ने महसूस किया होगा ना, बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत तेज लगी होती है अर्ज टू यूरिन पास करने की, अर्ज बहुत तेज़ होती है, बट आपको कंट्रोल करना पड़ता है ना। तो वहाँ वो चीज़ें जो है सो फैलती है ना, वो फैलती हैं थोड़ी सी अपनी जगह बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, फैलती है। तो इसके अंदर ये गुण है, इस टिश्यू के अंदर ये गुण है, ठीक है। पहले तो ये स्मूथ मसल से बने हुए हैं, और इस मसल्स को क्या क्या दिया हमने, डिटर्सल मसल। तो थोड़ा सा हाईलाइट भी करते चलते हैं यार, ठीक है। डिटर्सल मसल, और डिटर्सल मसल्स, और ये चूँकि जो स्मूथ मसल्स हैं, तो उसके अंदर जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज।
और ये कैसी होती है आपके स्ट्रेचेबल होती हैं, इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी होती है और इसको कॉमनली यूरोथीलियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरोथीलियम। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, डिटर्सल मसल एंड यूरोथीलियम, ठीक है। और फंक्शन आपका यूरिन स्टोरेज, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है कि डिटर्सल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ये अब मैं बताऊंगा जब आप फाइनल यूरिन पास करने तक पहुंच जाओगे ना, और इसी चैप्टर में सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे कैसे यूरिन बनती है, फिर फिल्ट्रेट कैसे होती है, फिर उसकी अमाउंट कैसी है, फिर उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। जब फाइनल जो मिक्चुरेशन प्रोसेस होती है, जब आप यूरिन को पास करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, तो वहाँ देखेंगे डेटर्सल मसल्स, ठीक है। तो वहाँ मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है, स्पिंचर होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ बात की बात है, ठीक है। तो अभी बस आपको ये ध्यान रखनी है कि यूरिनरी ब्लैडर एक स्मूथ मसल से बनी हुई ऑर्गन है और उसी मसल्स को क्या कहते हैं? डिटर्सल मसल कहते हैं। और इस मसल्स की एबिलिटी होती है इसे स्ट्रेच करने की। अगर इतनी यूरिन है तो इतना ही रहेगा, अगर और यूरिन पास होगा तो ये ऐसे बढ़ जाएगा, है ना। तो इसकी वॉल्यूम बढ़ती रहती है स्ट्रेच करने से, ठीक है। और इस एपिथेलियम टिश्यूज को बोलते हैं यूरोथीलियम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यूरेद्रा क्या है। इट इज़ ए यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन ह्यूमन, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन ह्यूमन। तो यूरेद्रा क्या होता है? अंदर की एक नली जैसी होती है जिसके अंदर से देखो ये यूरिनोजेनाइटल का मीनिंग यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें जो है ना, आप अगर इसको ढंग से पढ़ोगे तो ये यूरिनोजेनाइटल लिखा हुआ है, तो आपको पता है यूरिन एक अलग चीज़ है और जेनाइटल से आप क्या समझते हैं? जेनाइटल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जो आपकी मेल और फीमेल डिसीजन होता है ना, वो जेनाइटल से ही तो होता है। तो इसीलिए इसमें जो है सो अगर ये ऑब्वियसली ये तो सारी चीज़ें हैं। एक सेकंड, हाँ, मेल फीमेल दोनों के अंदर यूरेटर तो ये यूरेद्रा तो होगा ही, ठीक है। और इसमें यूरिन और जेनाइटल दोनों ही पास हो जाते हैं। तो जेनाइटल से मतलब ये हो जाता है कि आपके अगर मेल है तो मेल के अंदर स्पर्म भी इसके अंदर पास होता है, इसी से पास होते हैं, और यूरिन भी इसी से पास होती है, ठीक है। ओके ओके, एक सेकंड। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है सो बस मेल में होगा या फीमेल में भी होगा? मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ जो है फीमेल के अंदर यूरेटर, एक सेकंड यार, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेद्रा भी होगा। यूरेद्रा तो होगा ही, ठीक है। अब यूरेद्रा को हम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट फीमेल में भी बोलेंगे क्या? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, एक सेकंड देना मेरे को, एक सेकंड देना मेरे को। देखो, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया आपकी क्लास, बट मेरे को ये कन्फ्यूज़न क्लियर करना था, ठीक है। मेरे को पता है ये चीज़ें कि थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं अंतर तो आता था, ठीक है। और बहुत ही कॉमन चीज़ है, पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो यूराइनोजेनाइटल डक्ट है ना, यहाँ ह्यूमन नहीं लिखना पड़ेगा, ह्यूमन मेल लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको करेक्शन भी कर लेना है और मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो जेनाइटल से आप समझ लो कि जो रिप्रोडक्टिव पाथवे है ना, तो रिप्रोडक्टिव पाथवे से सीमेन निकलता है आपके मेल के अंदर, और आपका जो है ओभा के लिए अलग चीज़ होती है, ठीक है।
ओवा निकलता है, या फिर जो आप ये कह रहे हो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं फीमेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसके ओवा बाहर थोड़ी निकलते, उसके ओवा तो बस फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में रह जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी काम होती हैं, ठीक है, तो जेनाइटल के रूप में उसके अंदर वेजाइना होता है, और जो एक्सक्रीशन के लिए होता है वो यूरेथ्रा होता है। तो फीमेल के अंदर ये चीज़ें कॉमन नहीं होंगी, बट मेल के अंदर क्या होता है, चाहे यूरिन पास करना हो या फिर स्पर्म निकालना हो, सीमेन निकालना हो, दोनों के लिए यूरेथ्रा ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। दोनों के लिए यूरेथ्रा ही एक कॉमन पाथ होती है। तो यहाँ ह्यूमन अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ आपको मेल लिखना पड़ेगा, ठीक है, ह्यूमन मेल के अंदर इट इज ए यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट इन ह्यूमन मेल, ठीक है। ये गलती हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है। और फीमेल के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि फीमेल के अंदर वेजाइना और यूरेथ्रा दो अलग अलग पर्पस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलें आगे, ठीक है। यूरिन पास थ्रू इट टू द आउटसाइड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिन उठाता है और इसको बाहर की तरफ पास कर देता है, ठीक है। तो इट हैज़ टू स्फिंक्चर, इंटरनल स्फिंक्चर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्चर। स्फिंक्चर क्या होता है कि एक ऐसी मसल्स होती है जो आपको जो है सो सिग्नल देता है, या फिर मतलब ऐसे समझ लो कि कब आपको पास करनी है, नहीं पास करनी है। तो इस स्फिंक्चर जो होती है ना, ऐसे ब्रेक होती है, जैसे कि आपको ये वेल्व पता होगा, जब आपने हार्ट पढ़ा था तो बाइकस्फीड ट्राइकस्फीड वेल्व होता था ना, वो जैसे गेट टाइप का होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, दो तरीके के स्फिंक्चर है ना, कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो जो कंट्रोल में नहीं होती दैट इज इनवॉलेंट्री। तो इंटरनल स्फिंक्चर और एक्सटर्नल स्फिंक्चर, दो तरह के स्फिंक्चर पाए जाते हैं कहाँ, यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। मतलब ये आपकी विल पे है कि आप कब निकालना चाह रहे हो, कब नहीं निकालना चाह रहे, ठीक है, या फिर कब कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें तो आप सभी को पता ही होगा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बिना स्पिंक्चर के ये फिर दिक्कत हो जाती है। और जिसके अंदर मान लो कि ऐसे एज की वजह से या फिर किसी डिस्फंक्शन की वजह से अगर यूरिन पास होते टाइम पे उसको पता भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि उसके स्पिंक्चर जो है सो खराब हो गए, कब पास हो रहा कब नहीं पास हो रहा। बच्चों के अंदर उतना स्ट्रांग नहीं होता शायद, ठीक है। और जो बूढ़े हो जाते हैं कभी कभी, बहुत बीमार रहते हैं, या फिर इन तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर भी ऐसा देखने को मिल जाता है उनको कब जो है सो यूरिन की अर्ज होती है या नहीं होती है, उनको पता भी नहीं चलता, मीन्स उसका स्पिंक्चर जो है सो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। तो दो तरीके की मेजरली स्पिंक्चर है, इंटरनल स्पिंक्चर और एक्सटर्नल स्पिंक्चर। इंटरनल जो है सो आपकी इनवॉलेंट्री है, और एक्सटर्नल जो है सो आपकी वॉलेंट्री है। तो इंटरनल वॉलेंट्री से मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर जगह तक वो आएगा ही आएगा, ठीक है, वो आपके विल पे नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ से बाहर निकालना है नहीं निकालना है, तो वो चीज़ थोड़ा सा वॉलेंट्री होना जरूरी भी है और होता भी है, तो वो एक्सटर्नल स्पिंक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें यहाँ तक हो गई। तो यूरेथ्रा, यूरेनरी ब्लैडर और यूरेटर, ये तीनों चीज़ जो एक्सेसरीज थी उसकी किडनी की फंक्शन करने के लिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब हम प्रॉपर कहाँ आते हैं, किडनी पे आते हैं, ठीक है। तो ये बातें भी थोड़ी सी किडनी की हैं, और किडनी की फ़ोटोज़ भी अपने पास, ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो शुरू करते हैं आप, ठीक है। यहाँ तक पढ़ेंगे आज, यहाँ तक पढ़ेंगे आज, यहाँ तक। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं तो फिर ये सब पढ़ाने लग जाऊँगा तो थोड़ा सा वो खिंच जाएगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। अभी बस ये स्ट्रक्चर और मैं थोड़ा सा ये दिखाता हूँ, कोशिश रहेगी 1 घंटे से अंदर ये आपकी लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है। चलो, तो ये देखो किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर है, किडनी की क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब आप इसको किडनी को ऐसे कट करते हो, ठीक है, किडनी को भी आप ऐसे कट करोगे, जैसे कि ये किडनी है ना, जैसे कि मान लेते हैं कुछ भी, ये किडनी है, इसको ऐसे कट करो, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिखा, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, और मैं बताता हूँ कौन कौन से पार्ट को क्या क्या कहते हैं भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले तो रीनल वेन, रीनल नर्व, ये सब तो आपको पता ही है। नर्व भी जाती है, जहाँ वेन और आर्टरी हमने पढ़ा था वहाँ नर्व भी जाती है। नर्व से ही तो सारे सेंसेशन वाले काम होंगे, है ना। तो ब्रेन से कब रेगुलेशन लेना है, अब जैसे कि रेगुलेशन हमने उसमें पढ़ा था, ब्रीदिंग में पढ़ा था, तो रेगुलेशन इसमें भी तो देखनी होंगी। तो सारी चीज़ें रेगुलेशन के लिए तो नर्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो ब्रेन से जो भी कनेक्टिविटी चाहिए आपको वो नर्व भी देगा, दैट्स क्लियर, ठीक है। तो ये वेन हो जाएगी, नर्व हो जाएंगी, इसको रीनल नर्व कर देंगे बिकॉज रीनल इज वर्ड फॉर किडनी, ठीक है। रीनल आर्टरी हो जाएंगे, रीनल मिड्यूला, ओके, मिड्यूला बताता हूँ मैं आपको, ये यूरेटर
और ये कैप्सूल कैप्सूल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो ये सब सारे तो नोन है मुझे लगता है ये सब, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये कैप्सूल क्या होती है। सबसे पहले तो कैप्सूल से शुरू करते हैं। तो सबसे बाहर जैसे कि किडनी की ये लेयर है, ठीक है। तो उसके लेयर उसके ऊपर जो है सो कवरिंग जैसी होती है, दैट इज योर कैप्सूल। और ये आपकी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है। कैप्सूल क्या होती है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जैसे डेंस इरेगुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उसकी कवरिंग होती है। इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब देखो किडनी को जो है ना मेजरली आप दो पार्ट में बांट सकते हो, जिसमें आपको ये घुमा घुमा सा लग रहा है, ठीक है। ये जितने भी पार्ट है यहाँ तक, ये सब वाले पार्ट, ठीक है। तो ये सब सारे क्या है, मेड्यूला, ये अंदर की तरफ होते हैं। किडनी को अगर देखा जाए तो ये अंदर की तरफ होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं आप, इसको कहते हैं मेड्यूला रीजन। ये जो जितने भी है उसको रीनल मेड्यूला कहते हैं। हाँ, ये देखो ये किया गया है इंडिकेशन यहाँ से। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, रीनल मेड्यूला कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये रीनल मेड्यूला हो गया। अब जो बाकी के ये सब पार्ट्स हैं, ये सब पार्ट्स हैं, ये सब पार्ट्स हैं सर, ठीक है, जो इसके बाहर के पार्ट्स या फिर इसके अंदर के भी पार्ट्स हैं, ऐसे करके जो बीच बीच गैप में रह गए हैं, ठीक है। वो बहुत ही गैप कम रहता है, आपको दिखेगा भी नहीं, बट ज़रूर रहता है वो, ठीक है। तो इसको भी कॉर्टेक्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेजरली इस कॉर्टेक्स को क्या बोलेंगे, मतलब ठीक है रीनल कॉर्टेक्स बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्या देख रहे हो, ये सब सारी चीज़ें जो रीजन है ऐसे बांटा हुआ, तो दैट इज अ रीनल कॉर्टेक्स। और जो रीनल कॉर्टेक्स के कुछ पार्ट जो अंदर मेडुला के अंदर धंसे होते हैं, पहले तो ये मेडुला है और ये कॉर्टेक्स है। लेकिन कॉर्टेक्स आपको दिखेगा ना, इस पॉइंट पे अगर आ जाओ आप तो लगेगा कि इससे बाहर कॉर्टेक्स होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा जो कुछ गैप रह जाते हैं, है तो कॉर्टिकल वाला ही रीजन ना। मतलब क्या कहते हैं, पानी में बहुत सारी चीज़ें आपने डाल दी, है ना, फिर भी जो पानी इधर उधर हर एक सब्सटेंस के बीच बीच में तो पानी रहेगा नहीं। इंटरसेलुलर फ्लूइड क्या होती है, वही तो होती है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर मान लो बहुत सारी चीज़ें तैर रही हैं, लेकिन बीच बीच में हर जगह तो जगह है ना, तो ऐसी ही है। इतना लेवल से सोचना है, आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है। तो ये होगी। तो जो कॉर्टेक्स का पार्ट थोड़ी सी डीप डाउन होती है इन मेडुला के अंदर भी, मेडुला के अंदर भी, तो दैट इज कॉल्ड रीनल कॉलम बोलते हैं, या फिर कॉलम ऑफ बर्टिनिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। कॉलम ऑफ बर्टिनिटी बोलते हैं इसको, कॉलम ऑफ बर्टिनिटी, ठीक है। एक मेरे पास भी डायग्राम था, बट उसमें ना क्लियर विजिबल नहीं था सब कुछ ढंग से। एक बार इसको देख लो, फिर मैं उसको भी दिखाऊंगा, फिर उसको एक बार ये चिपका भी दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये पेपिलिया होता है। पेपिलिया क्या होता है, पेपिलिया होता है आपका जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होती है, उसको पेपिलिया बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं कॉनिकल स्ट्रक्चर, ऐसे करके, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं, पिरामिड, ठीक है। दिस इज ए पिरामिड, है ना, पिरामिड। ये सब हो गए आपके पिरामिड्स जितने भी, ठीक। और जो इसकी इनर इनर साइड पे जो इसकी ओपनिंग होती है, उसको क्या कह दिया हमने, पेपिलिया बोल दिया, ठीक है। ये पेपिलिया हो गया। अब देखो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स तो वैसी चीज़ें हैं, जैसे कि ये पूरा जो पार्ट है पेपिलिया, पेपिलिया जहाँ पे ख़त्म होती है, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को ही पेपिलिया बोलते हैं। तो पेपिलिया के आगे इस तरफ जो है, सो वो माइनर कैलिक्स पहले दिखेंगे आपको। कैलिक्स बेसिकली जो चीज़ है, इसके अंदर जो भी यूरिन बन रहे थे ना, इसके अंदर नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन यहाँ से यहाँ तक हर जगह गए होते हैं, इसके अंदर नेफ्रॉन होंगे। तो नेफ्रॉन से जो भी यूरिन बन के आए, वो सबसे पहले कहाँ जमा होंगे, आपको पता नहीं, यहाँ से निकलना है इसको। और ये जो जितने भी यूरिन के प्रोडक्शंस हो रहे थे, फॉर्मेशंस हो रहे थे, वो यहीं पे तो हो रहे होंगे। मेडुला से लेकर के कॉर्टेक्स तक, ये पूरे रीजन में नेफ्रॉन बिछे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ से नेफ्रॉन शुरू होता है, फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके फिर से ये इधर चला जाता है, फिर एक नेफ्रॉन, मैं दिखाऊंगा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसमें नेफ्रॉन अब होती क्या है, किसी को कन्फ्यूजन ना हो जाए। नेफ्रॉन इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द किडनी, और उसी में एक्चुअल जो है, उसी के अंदर एक्चुअल जो आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड से आप फिल्टर करके यूरिया बना रहे हो, ठीक है, तो वो वहीं बन रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर यूरिया को कलेक्ट करना, उस यूरिन को कलेक्ट करना किसका काम होता है, माइनर कैलिक्स में आता है वो, ठीक है, माइनर कैलिक्स में। और ये दो तीन तरह के माइनर कैलिक्स, जैसे ये वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाइट वाला, ये अभी यहाँ यहाँ इकट्ठा हो गए, तो इसको क्या कह दिया हमने, मेजर कैलिक्स बोल दिया, क्या कह दिया, मेजर कैलिक्स बोल दिया, ठीक है। तो माइनर कैलिक्स, दो तीन चार माइनर कैलिक्स कलेक्ट होकर के एक मेजर कैलिक्स बना लेते हैं, इसी तरीके से ये दो तीन जगह, फिर ये वाला पार्ट कैलिक्स हो जाएगा,
तो ये हो गया माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। मतलब बेसिकली माइनर कैलिक्स और सभी की सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, तो कभी भी घबराना नहीं। जब भी मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ तो बस आपको मैं नाम से, उसके स्ट्रक्चर से, उसके लोकेशन से आपको मैं बस रूबरू करा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी किसी की फंक्शन मैंने डिटेल से बताया ही नहीं है, तो फंक्शन डिटेल से बस हो गई यूरेटर की, है ना, आर्टरी वगैरह ये सब बता दिया हमने। जहाँ जिसकी जितनी नीड है मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। ये रीनल कॉलम को कॉलम ऑफ बर्टिनिटी भी बोलते हैं, जिस जो अंदर धंसे होते हैं, ठीक है। ये पिरामिड हो गया, ठीक है, और ये इसको रीनल पिरामिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, सॉरी, ये मेडुला रीजन में है, और ये इसको मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं। मैं एनसीईआरटी भी दिखा दूंगा, एनसीईआरटी की जो डायग्राम है, बस फाइनली बस आपको वही ध्यान रखनी है। तो ये रीनल पेल्विस, हाँ अब पेल्विस क्या होगा, पेल्विस बच गया। तो कुछ नहीं है, ये पेल्विस जो है ना, पेल्विस सब कुछ कलेक्ट होकर के फाइनली जो इस रीजन में आएगा, इस रीजन में आएगा, दैट इज योर रीनल पेल्विस। जैसे कि पहले माइनर कैलिक्स, फिर देख रहे हो ये मेजर कैलिक्स, और ये रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस से ये रीजन होते हैं हाइलम, ठीक है। ये जो पूरी रीजन है दैट इज नॉट एनी पर्टिकुलर पार्ट्स, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। और हाइलम को ही फिर नॉच बोलते हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे आकर के देखो आपके सारे जितने भी ट्यूब्स हैं, इधर वेन हो, आर्टरी हो, है ना, यूरेटर हो, ये नर्व्स हो, सब कुछ यहीं पे आकर के मिलती हैं, ठीक है। दैट इज योर हाइलम, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आई होप इसकी सारी स्ट्रक्चर क्लियर हो गई ना अब, तो है ना। तो यहाँ पे जो है सो नेफ्रॉन्स होते हैं, ये सारे इधर उधर फैले होते हैं, और यहाँ से फाइनली जो यूरिया कलेक्ट होकर आती है वो पहले माइनर कैलिक्स के अंदर, जितने भी देख रहे हो ये माइनर कैलिक्स है, कुछ माइनर कैलिक्स जहाँ यहाँ ये जो पेपिलिया के पास खुलती है, दैट इज योर माइनर कैलिक्स, ठीक है। तो ये माइनर कैलिक्स हो गई, माइनर कैलिक्स फिर खुलेगा मेजर कैलिक्स में, फिर ये पेल्विस के रीजन के अंदर, और फिर ये बस ट्यूब की एक नेटवर्क है यार, है ना, ट्यूब की एक नेटवर्क है, पाइपलाइंस बिछी होती है ना, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। फिर फाइनली इसको कहाँ, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी पाथवे हो गई। एक बार मैं आपको दिखाऊं कि ये जो मैंने कट किए हैं इसके पीछे भी कुछ था, ठीक है। देखो ये मेडुलरी पिरामिड हो गया, ये माइनस में दिख नहीं रहा था जिससे मेरे को लगा फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं है। ये देखो कॉलम ऑफ बर्टिनिटी, ये वाला रीनल कॉलम, रीनल कॉलम, ये रीनल कॉलम जो है सो इसी को कॉलम ऑफ बर्टिनिटी में लिखा गया। कॉर्टेक्स का वह भाग जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में फंसा होता है, ठीक है। ये वाला रीजन कॉर्टेक्स हो गया, ये आपकी रीजन हो गया कैप्सूल। कैप्सूल के बारे में लिखा हुआ, ये वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होती है कैप्सूल, आ गया। अच्छा ये इसके लिए मैंने लिखा था, ओके यहाँ लिखा था तो ये इधर आ गया, ठीक ठीक ठीक। एंड मेडुला डिवाइडेड इनटू मैनी मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। तो सब कुछ ऐसी है। और ये कहाँ गया, पेपिलिया, मेडुलरी पेपिलिया, देख रहे हो ये वाले रीजन को हमने मेडुलरी पेपिलिया बोला था, है ना, इस वाले रीजन को मेडुलरी पेपिलिया बोलेंगे। तो सब कुछ हो गया आपका, ठीक है। अब देखो इसकी पाथवे कैसे होती है। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो ये इसको अगर लेना चाहो इसके ऊपर तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। कौन से, मेडुलरी पिरामिड कह लो, इसको मैं वहाँ चढ़ा दूँ, ये अच्छा दिख रहा है ना, इसीलिए, और कुछ खास वजह नहीं थी, ठीक है। देखो, है ना। अब इसकी पाथवे देखते हैं कि भैया यूरिन कहाँ कहाँ से आते थे। इस ये जो मेडुलरी पेपिला लिखा है, पेपिला क्या हो, ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसके ऊपर आप ये भी तो लिख सकते हो मेडुला पिरामिड। तो ये पहले पिरामिड, पिरामिड के बाद मेडुलरी पेपिलिया, फिर माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, ये वाला पेल्विस रीजन, देन यूरेटर। तो ये आपको जो है सो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है ना, इसकी जो अरेंजमेंट है वो इधर उधर डिस्टर्ब कर देगी, फिर आपको बताना होगा कि कौन सा सही है, इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहले मेडुलरी पेपिलिया, ठीक है, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रीनल, और ये इनर टू आउटर है, ये क्या है आपकी इनर मोस्ट से लेकर के इनर टू आउटर, ठीक है। तो फ्लो ऑफ यूरिन जो है सो कहाँ से कहाँ होती है ये आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेफ्रॉन के ऊपर। तो यार देखो नेफ्रॉन तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, तो नेफ्रॉन को यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इस किडनी यहाँ 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी के पास जो है सो लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
और ये नेफ्रॉन की फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, है ना। देख लो एक बार आप, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये ग्लोमेरुलस होते हैं, है ना। और यहाँ से ये ब्लड से फिर ऐसे करके ये फिल्ट्रेशन होती है, फिर यहाँ जाती है, इसको पीसीटी बोलते हैं। फिर ये लूप ऑफ हैंले होता है, और ये भी पीसीटी का रीज़न ही है। फिर डीसीटी होता है ना। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल ध्यान रखना, प्रॉक्सिमल मतलब पास और डिस्टल मतलब दूर। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो प्रॉक्सिमल ये पास और डिस्टल बना कहाँ के, डीसीटी होगा एक। ये डीसीटी है, हाँ ये डीसीटी है, ये पीसीटी और ये डीसीटी। और इसके ऊपर ऊपर जो है सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे रन करती रहती हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो ये निकल जाता है, तो इसको थोड़ा ढंग से समझाऊंगा, ठीक है, इससे काम नहीं चलने वाला। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अगले चैप्टर में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग नेफ्रॉन से स्टार्ट करेंगे। नेफ्रॉन आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। नेफ्रॉन ही मेन है यार, ठीक है। अभी तक तो हम उसके अंदर जा ही रहे थे, किडनी को ऐसे पेनिट्रेट कर रहे हैं हम लोग अभी ऊपर से, ठीक है। किडनी में क्या क्या है, कहाँ तक पहुँचे अभी, अब यहाँ तक पहुँच गया ना। तो अब देखना है इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो नेफ्रॉन पढ़ेंगे, फिर नेफ्रॉन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वो देख लेंगे, फिर एनसीईआरटी उसी दिन एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर वो अलग कहानी आ जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी उसी दिन पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं खींचूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा कम से कम अभी यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो फिर लंबी हो जाएगा, 2 घंटे की हो जाएगी, तो अभी यहाँ पे रोक देना सही रहेगा, ठीक है। ओके जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यार। तब तक आप सारी चीज़ें रिवीजन करके रखना, है ना। जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है, एक एक लेक्चर पहले तो लिखो आप, ठीक है। ये तो आपको लास्ट में ही मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, यही कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी बना ही नहीं है ना अभी, जैसे कि ये पेज बचा हुआ तो उसमें सब फिर से लिखूंगा, ऐड करूंगा, तो ऐसा ही मेरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और ऐसे लिखा हुआ रहता है तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, जल्दी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये सब मिटा दूँ क्या फालतू चीज़ें? ये तो मेल तो रहना ही चाहिए। कर देखो, कुछ भी फालतू तो है नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा इसको रद्दी भी नहीं किया, तो रहना दो, ठीक है। कुछ मिटाने लायक नहीं है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एकदम बने रहें, पूरी चीज़ें बहुत ही ढंग से पढ़ें, एक एक लेक्चर को ध्यान से पढ़ें, फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। कितना कंटेंट है कि सफिशिएंट है यार नीट के लिए। और मैं बताता भी तो चलता हूँ कि देखो एनसीईआरटी इतनी कहती है, फिर इससे ज़्यादा कहाँ कहाँ क्या पढ़ रहे हैं। फिर बाद में मैं क्वेश्चन करा के भी आपको प्रूफ करा देता हूँ कि जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, चाहे पीवाईक्यूज देख लो, चाहे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लो। तो कॉन्सेप्ट कहीं भी इधर उधर भागता नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपनी जितनी है, कंटेंट जितनी है, पूरी पढ़ाई जा रही है और पूरी ढंग से आपको पढ़ाई जा रही है। मुझे ना तो जल्दी होती है कि 1 शॉट में मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूँ, नहीं तो लोग 1 घंटा में पूरा किडनी पढ़ा भी देते हैं, एक्सक्रीशन पढ़ा देते हैं 1 घंटे में। तो वैसे काम मुझे करनी ही नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर मुझे समझ के क्या करना, मेरे को तो आता ही है, ठीक है। मैं अपने लिए थोड़ी पढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, कहाँ से आप क्या देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर, नोटिफिकेशन का आइकन आइकन जो है, ठीक है, वो दबा लें। जैसे कि न्यू वीडियोज़ आती हैं तो आपको पता लग जाएगी। अभी तो हफ्ते में 2-3 तो आ ही जाती है ना। क्योंकि मेरे को और भी काम है यार, तो थोड़ा सा मैं इंगेज रहता हूँ बाकी चीज़ों में भी, तो मैं जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बने रहें, पढ़ते रहें और खुश रहें।